सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र करते हैं इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग जारी है और ये जो झड़पें हैं या अब छठे दिन में दाखिल हो गई हैं और सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। आज सुबह सवेरे इजरायली फ़ौज का कहना है कि ईरान से नई मिसाइल लहरें छोड़ी गईं जिससे पूरे इजराइल में सायरन बज गए, बशमूल तल अबीब के इलाके में जहां धमाके और आग की इत्तला मिली है। हिज़किया में ईरानी रॉकेट हमले के बाद बड़े धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि उन्होंने हिज़किया में इंटेलिजेंस बिल्डिंग्स, मोसाद और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ तेहरान और कराज में भी धमाकों की इत्तला मिली है। मरकजी शहर काशान में हमलों में 3 अफराद शहीद और 4 जख्मी हुए। तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ जिससे 3 अफराद को मलबे से निकाला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अब हमारा ईरान के आसमान पर मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि क्या हमसे कौन मुराद है। हकीकत ये है नाज़रीन कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम अब भी काम कर रहे हैं और ईरानी फ़ौज ने कहा है कि 24 घंटों में 28 दुश्मन तैयारों को ट्रैक और इंटरसेप्ट किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खुली धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका जानता है कि वो कहाँ छुपे हैं, लेकिन फिलवक्त उन्हें मारना नहीं चाहते। उसके जवाब में ख़ामनेई ने लिखा, नेक हैदर के नाम पर जंग शुरू हुई है। इजरायली फ़ौज का दावा है कि उन्होंने जनरल अली शादमानी को कत्ल किया है जो कि ईरान के वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ थे। ये इजराइल के नाज़रीन बेसिकली उनकी जो एक पॉलिसी उसका तसलसल है। G7 समिट में लीडर्स ने ईरान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी का बुनियादी ज़रिया करार दिया। हालांकि नाज़रीन ये जंग खुद इजराइल ने शुरू की थी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने रजीम चेंज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि यह अफरा तफरी का बायस बन सकता है। यमन के हूतियों ने कहा है कि वो तेहरान की हिमायत करेंगे जैसे कि उन्होंने गज़ा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत की। अब नाज़रीन हम बात करते हैं तेल की मार्केट्स की, क्योंकि नाज़रीन ईरान और इजराइल जो है वो ऑयल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ईरान के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स को लेके भी खदशात हैं। तो तेल की कीमतें भी आलमी मार्केट में बेसिकली उतार चढ़ाव जारी है और यही खबर है कि आलमी ऑयल मार्केट में एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े की वजह से तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल ने जुमे से अब तक ईरान की मुतादिद तेल और गैस की फैसिलिटीज़ पर बमबारी की है, जिनमें साउथ पैरिस गैस फील्ड, फजर जाम गैस प्लांट और शहरान ऑयल डिपो और शहरी ऑयल रिफाइनरी शामिल हैं। ये हमले सिर्फ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का एक और सबूत हैं, जो कि नाज़रीन बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलाफ वर्जी है जो कि इजराइल करे जा रहे हैं। ब्रेंट, नॉर्थ सी क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतें बिलतरतीब 4.4 और 4.3% बढ़कर 76.45 और 74.84 डॉलर फ़ी बैरल तक रिकॉर्ड की गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट भी मुतासर हुआ और अगर हम S&P 500 की बात की जाए तो 0.84% और नेस्डेक में 0.91% की कमी देखने में आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया है और ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को धमकी दी है कि अमेरिका उनका मकाम जानता है। नाज़रीन ये जो मामला है ये तेज़ी से बेसिकली बहुत इस्तेहकाम की तरफ सूरत हाल बढ़ रही है, जिसमें अमेरिका की नाज़रीन डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का ख़तरा है। ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिज़र्व रखने वाला मुल्क है और नाज़रीन गैस के भी उनके ज़खायर में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। 2023 की बात की जाए तो ईरान ने रोज़ाना 3.99 मिलियन बैरल तेल की रोज़ाना जो है उन्होंने यौमिया प्रोडक्शन की, जो कि नाज़रीन आलमी सप्लाई का 4% है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वाक़ है, जहाँ से दुनिया के 20 से 30% तेल की शिपमेंट्स गुजरती हैं। अगर ये इलाका ब्लॉक हो जाए और बंद हो जाए तो नाज़रीन पूरी दुनिया में तवानाई का एक बहुत बड़ा क्राइसिस और भूचाल आ सकता है। माहिरीन का कहना है कि इजराइल ने ईरान के
जो मरकज़ी तेल के एक्सपोर्ट टर्मिनल खरक आए लैंड पर हमला किया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक कर सकता है और सऊदी अरब की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको भी निशाना जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली फिर जो है पूरा सप्लाई चेन में खलल आ जाएगा और ममालिक की जो रिफाइनिंग जो कैपेसिटीज़ हैं उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। और नाज़रीन, ये सब कुछ इसराइल की जारहाना पॉलिसियों और इलाकाई अदम इस्तेहकाम की कोशिशों का नतीजा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल से नाज़रीन इस वक्त दुनिया और हमारा ख़ित्ता दरपेश है, और सबसे अफसोस की बात यह है कि कोई भी होश के नाखून नहीं ले रहा। इसराइल को कोई नहीं कह रहा कि वो अपनी हद में रहे, बल्कि इसराइल को एक फ्री पास मिला हुआ है कि वो ममालिक की जो है, चाहे वो यमन हो, शाम हो या ईरान हो, उनकी इलाकाई ख़ुद मुख्तारी को इसराइल रोज़ और फ़लस्तीन समेत रोज़ वायलेट करता है। रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग अभी तक जो है बेगुनाह लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक नाज़रीन जो दुनिया की वो ताकतें जो अपने आप को इंसानी हकूक़ की अलमबरदार कहती हैं वो अभी तक बिल्कुल खामोश हैं और किसी किस्म का कोई भी अभी तक ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से नहीं आ रहा। इन तमाम हवालों से आपसे हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम आपको तफसीली गुफ्तगू में बता रहे थे कि इसराइल और ईरान के माबैन जो एक कशीदगी चल रही है वो अपने छठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है, और इससे इलाकाई अमन और पूरे दुनिया में मुआशी एतबार से भी जो इस्तेहकाम है उसको किस किस्म का शदीद ख़तरा इस वक्त लाहक है। और फिर हमने तेल की आलमी कीमतों का और मंडियों का रुख किया और बताया कि तेल की कीमतों को कितना बड़ा खदशा लाहक है। और ऑब्वियसली नाज़रीन, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसका पूरा का पूरा स्पिल ओवर इफेक्ट पूरी दुनिया पे आता है। पूरी दुनिया की अफरात ज़र पे इसका इम्पैक्ट आएगा, मार्केट्स पे आएगा। एंड ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मईशतें जिनका बेसिकली रिज़र्व्स का और जो हमारे जो बैनुल-अक़वामी जो ज़ख़ायर हैं, डॉलर के ज़ख़ायर हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तेल को इम्पोर्ट करने में लग जाता है। तो हमारे जैसे ममालिक पर इसका बहुत ज़्यादा असर आता है। तो दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए बजाय उलझाने के। अब हम रुख करते हैं गज़ा में, जहाँ पे खून की होली इसराइल मुसलसल खेल रहा है। ये बहुत ही तकलीफ़ दे नाज़रीन मामलात वहाँ चल रहे हैं। इसराइली अफ़वाज ने खान यूनिस में इमदादी खाना लेने आए बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर नाज़रीन टैंक के गोले, मशीन गन और ड्रोन हमले किए, जिसमें कम से कम 70 अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, ये हमला आज सुबह खान यूनिस की मरकज़ी मशरक़ी सड़क पर हुआ, जहाँ भूखे और अफलास के शिकार लोग आटा लेने की उम्मीद में जमा थे। गज़ा सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बिसाल के मुताबिक पहले इजरायली ड्रोन्स ने शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, फिर चंद मिनटों के बाद इजरायली टैंकों ने कई गोले दागे बेगुनाह डिफेंसलेस लोगों पर। नासिर हस्पताल के तिब्बी ज़राए के मुताबिक बहुत से मुतासरीन की लाशें टुकड़े टुकड़े हो गई थीं और वो शनाख्त के काबिल भी नहीं रहीं। ज़ख्मियों की तादाद 200 से ज़ायद बताई जा रही है और अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है, क्योंकि कई ज़ख्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में हैं। और नाजरीन, ये जो पूरे मामलात हैं, ये जो एक मज़बा खाना इस वक्त गज़ा में चल रहा है, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम पे जानिब से 24 मई से शुरू होने वाली इमदादी तकसीम के बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा खून रेज़ दिन है। पहले ये नाज़रीन जो रिकॉर्ड है पीर को 38 अमवात के साथ था। और अहम बात यह है कि ये जो नाज़रीन गज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड फाउंडेशन है, ये इसराइल और अमरीका की शराकत की जानिब से चल रहा है और उनका हिमायत याफ्ता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार के मुताबिक कल तक 338 अफराद शहीद और 2700 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं, जो कि मेयर नाज़रीन सिर्फ एक अपनी भूख की पेट की जो भूख है उसको बुझाने की आस में निकले थे। और नाज़रीन, ये आदाद शुमार ख़ुद इसराइल की मुनाफ़िकत और इसराइल की दहशत गर्दी को बेनकाब करती है। एक तरफ वो इमदादी काम का ढोंग रचाता है और दूसरी तरफ भूखे लोग और जो बेगुनाह लोग हैं, अफलासी का शिकार हैं, उनको शहीद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े नाज़रीन जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स हैं, जो इंसानी ताउन तंजीमें हैं, उन्होंने इस फाउंडेशन के साथ ताउन से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये बेसिकली नाज़रीन ग्रुप इमदादी सामान के
ड्रामे और उसके एक नकाब के अंदर छुप के बेसिकली इजरायली फ़ौजी मकासद को इंसानी ज़रूरियात पर तरजीह दे रहा है और ये इसराइल की बेसिकली नाज़रीन मदद करे जा रहा है। आपको मज़ीद बताएं कि नाज़रीन ये दहाइयों के तजर्बे रखने वाली तंजीमों को नज़रअंदाज करता है और ज़िंदा बच जाने वाले 38 साल जो बेसिकली मुतासिर भी और ऐनी शाहिद भी हैं। 38 साल सईद अबू लैया ने कहा है कि दर्जनों शहरी बशमूल बच्चे इस वक्त शहीद हो चुके हैं और कोई मदद या जान बचाने नहीं आ सका। यूसुफ नौफिल ने उसे कत्लेआम करार दिया और कहा कि फ़ौजियों ने भागने वाले लोगों पर भी फायरिंग जारी रखी। ये इसराइल की इमदाद को हथियार बनाने की वाज़ेह मिसाल है नाज़रीन। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मामलात हैं और इनको वाकई में सुलझाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली दुनिया इसमें सीरियस नज़र नहीं आती। हमें उम्मीद है कि गज़ा के मुसलमानों को एक ना एक दिन ज़रूर आज़ादी मिलेगी। अब नाज़रीन हम बात करते हैं कि हमारे बिल्कुल आप समझें पड़ोस में इतना बड़ा मामला हो रहा है। ईरान हमारा पूरा एक हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो हमारा मगरबी बॉर्डर है, उसका बहुत बड़ा है जो हमारी सरहद है वो ईरान से मिलती है। और ऑब्वियसली जब वहाँ पे इतना मामला होते हैं तो उसके ख़दशात तो ज़रूर होते हैं कि शायद उसका खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं इसका एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट आ सकता है। तो नाज़रीन अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के नतीजे में पाकिस्तान भी जो है अपनी सिक्योरिटी के हवाले से संगीन ख़दशात का सामना कर रहा है। पाकिस्तान ने इजरायली हमलों को ईरान की नाज़रीन खुद मुख्तारी की इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा उन्होंने 13 जून को बयान में कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को बरकरार रखें और इस जारियत जो कि इसराइल की जानिब से की जा रही है ईरान पर और शाम पे और यमन पे और फ़लस्तीनियों पे, उसको फ़ौरी तौर पर रोकें और जो बेसिकली इसराइल को अपने अमाल के लिए जवाबदेह ठहराएं। पाकिस्तान का नाज़रीन बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ रहा है और इस वजह से आपने देखा होगा कि ईरान की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है कि जिस तरह का इस पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है इस हवाले से। और अगर हम नाज़रीन बात करें, पाकिस्तान ने 15 जून से बलूचिस्तान में ईरान के साथ 5 बॉर्डर क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया है सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से। 500 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी, जिनमें ज़्यादातर ज़ायरीन और तलबा शामिल हैं, हालिया दिनों में ईरान से वापस आए हैं। तफ्तान के असिस्टेंट कमिश्नर नईम अहमद के मुताबिक जिन्होंने अल जज़ीरा से बात की, सिर्फ पीर को 45 तलबा और तकरीबन 500 ज़ायरीन वापस आए। नाज़रीन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के ख़दशात हैं और ये पाकिस्तान की बहुत बुनियादी फ़िक्र है, क्योंकि सूबे में फितना अल हिंदुस्तान जिसके अंडर बेसिकली बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसी दहशत गर्दाना तंजीमों के मेम्बरान ईरान के बॉर्डर इलाकों में इस वक्त नाज़रीन वो रिहाइश पजीर हैं और जंग की सूरत हाल में ये ख़दशा ज़रूर है कि वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फितना अल हिंदुस्तान का नाज़रीन एजेंडा यही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे। लेकिन अभी तक वो नाकाम और नामुराद हैं और आगे भी यही मामला रहेगा। और अगर हम वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बात की जाए तो उन्होंने बयान दिया इस हवाले से और पीर को पार्लियामेंट से ख़िताब उन्होंने बताया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने उन्हें कहा, जो इसहाक़ डार उनके हम मनसब भी हैं, कि अगर इसराइल कोई और हमला न करे तो ईरान बातचीत की मेज़ पर वापस आने को तैयार है। पाकिस्तान ने यह पैगाम एक ज़िम्मेदार मुल्क के तहत जो है वो दूसरे ममालिक तक पहुँचाया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा नाज़रीन अमन का ही ख्वाह है इलाके में या पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में। और इस वजह से पाकिस्तान बड़ी कोशिश करे कि इस मामले जो है सुलझाया जाए। अंदरूनी अमूर के वज़ीर मुमलिकत यानी जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी, उन्होंने कहा है कि शाम, लिबिया और इराक़ में जंगों ने उन ममालिक को तबाह कर दिया है और इसकी वजह से दाइश जैसी दहशत गर्दाना तंजीमों का अरूज हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये मामला दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। और पाकिस्तान की नाज़रीन यहाँ पे सबसे बड़ी तशवीश यही है कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू बेसिकली उन्होंने दावा किया है कि उनकी फ़िज़ाइया ने तेहरान के आसमान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और नाज़रीन ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि किसी भी मुल्क की इस तरह सालमियत को थ्रेटन करना और वायलेट करना ये किसी भी
तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए और दुनिया को इसराइल को वाकई में उनके अमाल के लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और पाकिस्तान बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बानी है पाकिस्तान है, उनके विजन के तहत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और ऑब्वियसली नहीं चाहता कि ईरानी फ़िज़ाई इलाके पर बेसिकली इसराइली असर रसूख बढ़े, क्योंकि इसराइल नाज़रीन पूरी दुनिया का खैर ख्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल की एग्जिस्टेंस ने इस दुनिया में बेसिकली इंस्टेबिलिटी बढ़ाई है और आगे भी इसी का खदशा है। तो अब देखते हैं कि क्या ये मामला रहता है आगे। बहुत ही एवॉल्विंग सिचुएशन है। आज बेसिकली पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से लंच पे भी मिलने लगे हैं, उनके जो वाइट हाउस में जो बेसिकली ओवल ऑफिस है वहाँ पे। तो ये भी इस वक्त जो ख़ित्ते में मामला चल रहे हैं उसको लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है। और जो G7 के ममालिक हैं उनका जो मौक़िफ़ रहा है, तो अब देखते हैं कि क्या रहता है मामला, क्योंकि नाज़रीन बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में और ख़ित्ते में अमन कायम हो। ये जो नाज़रीन ख़ित्ता है ना मशरिक़ी वस्ता का और साउथ एशिया का, इससे पूरी दुनिया कनेक्टेड है। चाहे वो आप अर्बन स्प्रॉल की बात करें कि जैसे अगर साउथ एशिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन तमाम ममालिक की जो अक़वाम है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो। तो इसका यहाँ पे कोई भी इंस्टेबिलिटी आएगी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरी दुनिया में होगा। अगर हम मशरिक़ी वस्ता की बात की जाए तो 2003 से जो सिलसिला चला आ रहा है, चाहे पहले वो इराक वॉर हो या उससे पहले जो कुवैत और इराक की जंग हुई, फिर 2003 में जो इराक वॉर हो, फिर उसके बाद जो मामलात शाम में, यमन में और ट्यूनिस में और फिर मिस्र में रवा रहे, फिर उसका आपने देखा कि कितना दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दुनिया के फाइनेंशियल सेंटर्स मशरिक़ी वस्ता से बहुत ज़्यादा जो है कनेक्टेड हैं। और मशरिक़ी वस्ता के नाज़रीन अगर हम ममालिक को देखें, चाहे वो शाम है, जब से जुलानी आए हैं वो शाम को जंग से निकालना चाहते हैं, तो मशरिक़ी वस्ता के जो लीडरान हैं, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कतर हो, ये तमाम ममालिक जो लीडरशिप्स हैं ये अपनी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि जंगों के लिए। और बड़ी कोशिशें रही हैं कि इस इलाके में अमन कायम हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मशरिक़ी वस्ता के तमाम ममालिक, जनूबी एशिया के तमाम ममालिक और पूरी दुनिया मिल के इसराइल को कंट्रोल करे और उनको कहे कि वो अपना जो उनका जंगी जुनून से बाज रहे, क्योंकि नाज़रीन इससे बेसिकली ख़तरा सिर्फ़ एक कौम को या सिर्फ फ़लस्तीनियों को या सिर्फ ईरान और ईरान के लोगों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का इस्तेहकाम इस वक्त एट थ्रेट है और बहुत ज़्यादा इस वक्त बुरे हालात हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे पूरी दुनिया मिल के काम कर सके और इस सिचुएशन को बेहतर कर सके। हम इन तमाम हवालों से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन हमारे शो का यहाँ पे वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़र रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।